बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुदरतुल्लाह साहब ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का ऐसा तकलीफ़दा वाक़या लिखते हैं कि जिसे सुनने के बाद आंखों से बेसाख्ता आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे। कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद अख्तर जावेद साहब की ज़िंदगी इनके लिए अज़ाब बन गई थी। जिन बाल बच्चों के लिए इन्होंने अपना खून पसीना एक किया था, अब वो लोग इन्हें अजनबी और हकारत आमेज़ निगाहों से देखते थे। समझ में नहीं आता था कि धीरे धीरे वो ज़िंदगी के किस मकाम पर पहुँच गए। इन्हें भरे हुए घर और शहर के शोर हंगामे में भी सन्नाटे का गुमान होता था। कभी कभी वह सोचते, अगर इनकी बीवी जिंदा होती तो क्या इनकी निगाहें इस तरह बदल जाती, गहरी रफाकत इतनी आसानी से बेइतनाई में तब्दील हो जाती। इनका माजी खुशगवार था, ज़िंदगी में तलखियों और मसाइल की कमी ना थी, लेकिन बामी इत्तेहाद और पुरखलूस अफ़ाम तफ़हीम के ज़रिए वो इन पर आसानी से काबू पा लेते। इन्हें याद आया कि इन्होंने अपनी कलील आमदनी में भी अपने बच्चों की आला तालीम और तरबियत का ख्याल रखा। ओवर टाइम, हॉलीडेज़ और पार्ट टाइम जॉब करके इनकी ज़रूरतों की कफालत की, अपनी ख्वाहिश और तमन्नाओं को पसे पश्त डाल दिया। ये इनकी कुर्बानियों का नतीजा ही था कि इनके तमाम लड़के आज अपने पाँव पे खड़े थे। लड़कियों की शादी माकूल घरों में हो गई थी। जावेद साहब को याद आया कि जब तक वो रिटायर्ड नहीं हुए थे, इनके तमाम लड़के किस तरह अपनी मुलाजमतों के बावजूद इनके आगे पीछे फिरते थे। इन्होंने कभी किसी बेटे की तनख्वाह से कोई मदद कबूल नहीं की थी। मुलाजमत से रिटायरमेंट के वक्त इन्हें दफ्तर की तरफ से एक बड़ी रकम मिलने वाली थी, तकरीबन 30 लाख रुपए। इनकी नौकरी में पेंशन की सहूलत नहीं थी। उन दिनों इनके तमाम लड़के इनके आराम के लिए बेहद फिक्रमंद रहते थे। सब बेटे आपस में इसी बात पर बहस करते रहते कि अबू रिटायरमेंट के बाद मेरे साथ रहेंगे। एक कहता मेरे साथ तो दूसरा कहता मेरे साथ। जावेद साहब अभी इन्हीं सोचों में गुम थे कि छोटी बहू ने इनके पास नाश्ता भिजवा दिया। भूख से इनकी आंतें बिलबिला रही थी। अब तमाम बेटों के यहाँ इन्हें सबसे आखिर में नाश्ता मिलता था। जब इनके बच्चे स्कूल चले जाते, इनका बेटा दफ्तर के लिए रवाना हो जाता। जावेद साहब की आदत थी 7 बजते ही नाश्ता कर लेने की। नौकरी के ज़माने में 7 बजे तक इनका खाना इनके आगे लगा दिया जाता। अब तकरीबन 11 बज रहे थे। आलू की भाजी और सूखी रोटियाँ इनकी तबीयत का मुकद्दर हो गई थी, लेकिन अब वो इन खानों के आदी हो चुके थे। घी लगा पराठा तो रिटायरमेंट के कुछ दिनों के बाद तक ही चला, जब तक इनके अकाउंट में फंड के रुपए इनके नाम रहे। जब इनके बेटों ने ज़मीन खरीदने, मकान बनाने और दूसरे मुख्तलिफ बहानों से इनके सारे रुपए निकलवा लिए तो इनकी अहमियत अचानक ख़त्म हो गई। जावेद साहब बारी बारी तमाम लड़कों के यहाँ रहते थे। शुरू में सब के यहाँ हर मामले में इन्हें अवलियत दी जाती थी। बाद में सब के सब धीरे धीरे आंखें फेरने लगे। पहले जहाँ तमाम बेटे जावेद साहब को अपने यहाँ ले जाने के लिए अपनी बारी का बेसब्री से इंतज़ार करते थे, क़याम के महीना से 2-4 दिन पहले ही इन्हें लेने के लिए पहुँच जाते। अब इन्हें तरह तरह की बातें सुनाकर रवानगी के वक्त की याद दिलाई जाती थी। जिस बेटे के यहाँ इनके जाने का नंबर होता, उसका दूर दूर तक पता ना होता। साल में 3-3 महीने वो चारों बेटों के यहाँ क़याम करते थे। जैसे तैसे ज़िंदगी के दिन गुजर रहे थे। क़याम की मुद्दत ख़त्म होने के बाद अब इन्हें दूसरे बेटे के यहाँ जाने की बेहद दुश्वारी होती। कई दिनों तक इन्हें कोई अपने हमरा ले जाने ना आता तो थक हार कर तन्हा चल पड़ने का इरादा कर लेते और मीलों का फासला पैदल तय कर लिया करते थे। इस तरह इन्हें बड़ी दिक्कतें पेश आती। बिनाई कमज़ोर पड़ चुकी थी। एक ज़माने से बेटों की बेतवज्जो की वजह से इनकी आंखों में मोतिये का ऑपरेशन टलता आ रहा था। इस मामले में अब इन्होंने खामोशी अख्तियार कर ली थी। इनके लिए किसी के पास वक्त ही नहीं था। हर आदमी अपनी गो न गो मसरूफियत का रोना रोता। ऐसे में भला क्यों कर वो इन्हें अपने पास रखने की हिम्मत करते, क्योंकि इनकी बीवियां तो जावेद साहब को अच्छा ही नहीं समझती थी, क्योंकि वो कभी कभार अकल की बात जो कर लिया करते थे। लेकिन अब तो बेचारे खामोश होकर रह गए थे, ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे थे। इनकी आंखों का ऑपरेशन कराना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था, लेकिन मुश्किल ये था कि हस्पताल में इनकी तीमारदारी के लिए कौन अपना कीमती वक्त बर्बाद करता। वो उदास आंखों से अपने अतराफ़ का जायज़ा लेते। हर चीज़ इन्हें अपनी जगह साकत दिखाई देती। कहीं कोई हरकत नहीं थी। दिन की साफ और शफाफ रोशनी में भी इन्हें ढलती हुई शाम का एहसास होता। हाँपते हुए निढाल कदमों से जिसके यहाँ पहुँचते वो इनकी आवाज़ पहचान कर दरवाज़ा खोलते हुए सर्द मोहरी का मुजाहिरा करता। आप आ गए, बेटा उकताए हुए लहजे में कहता। जावेद साहब धीमी आवाज़ में कहते, बेटा तुम वक्त पर लेने नहीं आए। वहाँ बातें मुझे सुननी पड़ी। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तुम्हें क्या परेशानी थी? जावेद साहब अपनी बुझी बुझी आंखें बेटे की आंखों में गाड़ते। बेटा इनकी आंखों की ताब ना लाते हुए नजरें चुरा कर कहता, अब्बा आप तो जानते हैं
दफ्तर में काम इतना बढ़ गया है कि छुट्टी लेने से अपना ही नुकसान होता है। मैंने फरहान को कहा था कि वो आपको लेकर आए, शायद वो इम्तिहान के सर पर होने की वजह से नहीं जा सका। अभी पूछता हूँ उस कमीने से। ये कहता हुआ बेटा अपने कमरे में चला जाता। जावेद साहब अपना जंग आलूद पुराना बक्सा बरामदे में रखते। हर बेटे के घर में अब इन्हें कमरे से मुंतकल करके बरामदे में जगह दे दी गई थी, जहाँ इनके पोते पोतियों का शोर इनके कानों के पर्दे फाड़ता था। इन्हें एक पल भी चैन नसीब ना होता। बच्चों से प्यार को किसका जी नहीं चाहता, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है। इनका खेल कुछ ही देर में शोर गुल में तब्दील हो जाता। उन्हें लगता कि सारा घर जल्जले की जद में है। जावेद साहब सोचते यही बेटे इनकी आंखों का नूर और बुढ़ापे का सहारा थे। इनके मुस्तकबल के लिए इन्होंने अपना सारा माजी दाव पर लगा दिया था। अचानक दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर इनकी बहू की बकबक शुरू हो गई। आ गया बुढ़ा चाय का खर्चा बढ़ाने, काम का नकाज का, दुश्मन अनाज का। जावेद साहब चौंक जाते। बहू की हकारत अमेज बात इनके लिए थी या दस्तक देने वाले के लिए? इन्होंने खुद को तसल्ली दी, हो ना हो बहू ने ये बातें आने वाले के लिए कही हैं। इनके सिलसिले में अभी इतना घटिया सलूक की नौबत नहीं आई, लेकिन इन्हें ख्याल आया आने वाले के बहाने ये सब कहीं इन्हें तो नहीं सुनाया जा रहा। जावेद साहब ने एक पोते को आने वाले के बारे में पता लगाने के लिए कहा। बहू ने तंग मिजाजी के साथ कहा, वही आपके दोस्त कमर साहब हैं, कोई और नहीं है कि आपका वक्त बर्बाद करने चले आते हैं। जावेद साहब बाहर आए। दोनों दोस्त गले मिलकर अपने अपने सीने का बोझ कम करने की कोशिश करने लगे। क्यों भाई जावेद, क्या हाल है? क्या पूछते हो? रिटायरमेंट के बाद हाल चाल क्या बताऊं? बेटों की नज़रें हमें पहचानती हैं, बस यही गनीमत है। ये बात तो है भाई, हम तो समझते थे कि तमाम जिम्मेदारियों से निजात मिलने के बाद ज़िंदगी का आखिरी दौर सुख चैन की सांस लेते हुए गुजरेगा, लेकिन अब तो अपनी ज़ात ज़िंदगी का सबसे बड़ा अज़ाब बन गई है। कमर साहब ने गला साफ किया और फीकी हंसी हंसने की कोशिश की। साफ लगता था कि इनकी हंसी के पीछे दर्द का दरिया मौजूद सुखन है। फिर धीमे लहजे में बोले, दोस्त क्या ज़माना है। माँ बाप कितने बच्चों की परवरिश करते हैं, बाद में सारे बच्चे मिलजुल कर भी माँ बाप की कफालत नहीं कर पाते। कमर साहब की आंखें कहीं दूर खो गई। जावेद साहब भी ये बात सुनकर सोचों में गुम हो गए। अचानक इन्हें अपने अंदर से आवाज़ आई, शायद समाजी इर्तिका के पेचीदा अमल का ये लाजमी नतीजा है। आगे बढ़ते हुए वक्त के पीछे गर्द उड़ाते ही ये दोनों बहुत देर तक यूं ही पुरानी यादें ताज़ा करते रहे, मगर अंदर से चाय नहीं आई। कमर साहब ने जाने के लिए उठना चाहा। जावेद मियाँ ने इन्हें चाय के लिए रोका, फिर अंदर गए। दबी जुबान से बहू को चाय के लिए कहा, फिर बाहर आके बैठे। कुछ वक्त गुजर गया मगर चाय न आई। जावेद साहब दोबारा अंदर गए। इस बार डरते डरते इन्होंने पोते से अपनी माँ को चाय के लिए याद दिलाने को कहा। फिर जावेद साहब बाहर आ गए। इसी तरह जावेद मियाँ कई बार अंदर गए, बाहर आए। कमर साहब ने कई बार उठना चाहा और जावेद साहब ने इन्हें बिठाया कि चाय पी कर जाना, मगर चाय नहीं आई। बिलाखिर कमर साहब ने दोस्ती का भरम रखने के लिए कह दिया, जावेद मियाँ मैंने एक ज़रूरी काम जाना था, मैं तो भूल ही गया था, चाय उधार रह गई, फिर कभी पी लूँगा। रुखसत होते वक्त दोनों की आंखें भीग गई थी। दिल पर मनोबोझ था। दोनों के कदम लड़खड़ा रहे थे। हाथों में रेशा थरथराहट था। होठों पर अजीब कपकपाहट। किसे कहें, क्यों कर कहें, कहने से क्या होगा। बेटा इनकी बातों पर कान धरेगा, बहू की सरजनश करेगा, या एक कान से सुनेगा दूसरे से निकाल देगा। जावेद साहब अंदर आकर अपने पलंग पर लेट गए। इनके हाथ पेशानी पर थे, आंखें बंद थीं, ज़हन बड़ी तेजी से काम कर रहा था। गहरी सोच में डूबे थे। मैंने सारे घर वालों की अच्छी तरह परवरिश की, क्या सारे बच्चे मिलकर भी मुझे सहारा नहीं दे सकते? अचानक इनके ज़हन में सवाल उठा और माजी की किताब आंखों के सामने खुल गई और खुद से ही सवालों जवाब करना शुरू हो गए। वो भी तो किसी के बेटे थे। क्या इन्होंने अपने माँ बाप की खबरगिरी की थी? इनके दिल में कोक उठी। वालिद की वफ़ात के बाद अम्मा का कितना ख्याल रखा था शुरू के दिनों में, मगर फिर इसकी मोहब्बत और देखभाल के जज्बे पर मसरूफियत की गर्द पड़ने लगी। इन्हें याद आया कि कभी कभी अम्मा इस बात पे नाराज़ होकर खाना पीना छोड़ देती थी। महीनों हो गए इनके कमरे में इनका हाल अहवाल पूछने दाखिल नहीं हुआ। वो मेरी सूरत देखने को तरसती थी और मैं सिर्फ इनके शिकवों पर सर झुका कर रह जाता। हर बार वादा करता अब ऐसा ना होगा और हर बार भूल जाता। फिर अम्मा ने शिकवे शिकायतें करना छोड़ दिया। अगरचे मेरी बीवी इनके खाने पीने और आराम का हर तरह से ख्याल रखती थी, मगर औलाद तो औलाद होती है। मुझे देखने के लिए दिन रात तड़पती थी, पर मुझे इनकी फ़िक्र कहाँ थी। मैं तो अपने बच्चों के मुस्तकबल बनाने में दिन रात मसरूफ़ था। उनकी बातें याद आती थी, मगर मुझ पर कोई असर ना होता। फिर एक रात अम्मा की तबीयत ख़राब थी। मेरी बेगम ने इन्हें दवाई देकर सो जाने को कहा।
मगर अम्मा मुझसे मिलना चाहती थी। बेगम ने मुझे ऑफिस फ़ोन भी किया कि घर आ जाएं, अम्मा की तबीयत ख़राब है, मगर मैंने ये कहकर टाल दिया कि ऑफिस काम ज़्यादा है, मैं लेट आऊँगा, तुम अम्मा को दवाई दे दो, मैं अम्मा से सुबह मुलाकात कर लूँगा। उस रात अम्मा सोई तो फिर कभी नहीं जागी। मैं कितना तड़पा था, कितनी बार अपने वादे वफा करने की कस्में खाईं, मगर उस दिन वो सचमुच की रूठ गई थी। मैं लाख अम्मा अम्मा पुकारता रहा, मेरी एक ना सुनी और चली गई। ऐ काश, मगर अब क्या फ़ायदा। उस सवाल का वाज़ेह जवाब इनके पास नहीं था। इनको ख्याल आया ये रिवायत बदलनी चाहिए, किसी भी कीमत पर बदलनी चाहिए। इस नस्ल में नहीं तो आइंदा नस्ल में, बेटे के जरिए नहीं तो पोते के वसीले से। जावेद साहब की आंखों में उम्मीद की किरण झिलमिलाने लगी। नकाहत के बावजूद इन्हें अपने अंदर एक नई ताकत का एहसास हुआ। एक नई तवानाई के साथ वो उठे। अपने सबसे छोटे 1 साल के पोते को इन्होंने प्यार से पुकारा, उमर आजा बेटे, दादा के साथ खेलेगा, जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाएगा। पांव बढ़ते डगमगा कर चलते हुए पोते ने इनकी तरफ गौर से देखा। जावेद साहब ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। उमर करीब आया, इन्होंने इसे गोद में उठा लिया। क्यों बेटे, तू तब्दीली लाएगा ना। पोते को दादा की बूढ़ी बाहों में कुछ राहत मिली। फिर इन्होंने उमर को सर पर बिठा लिया। अचानक इसने इनके चेहरे पर पेशाब करना शुरू कर दिया। जावेद साहब के चेहरे का रंग अजीबो गरीब था। इनके समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें क्या करना चाहिए। लग रहा था कि इन पर गटरों पानी गिर गया। फिर इन्होंने सोचा, इनके चेहरे के साथ पोते का यह सलूक एक तरह से ठीक भी था। मुमकिन है इस तरह मजमूम रिवायात के गर्द आलूद चेहरे की ततहीर हो जाए। छोटी बहू ने बावर्ची खाना से यह नज़ारा देखा। इसके समझ में नहीं आया कि इसके ससुर हंस रहे थे या रो रहे थे। फिर वो अपने कमरे में चले गए और अगले दिन दारे फानी की तरफ कूच कर चुके थे। शायद माँ से अपने लाल की यह तजलील बर्दाश्त ना हुई, इसीलिए वो खुद आई थी अपने बेटे के गमों को हल्का करने, इसे अपनी कोख में छुपाकर हर गम से आज़ाद करने। कहते हैं ना, मरते हुए इंसान के मुंह से अपने प्यारों का नाम ही निकलता है। और जावेद साहब के आखिरी अल्फाज माँ 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 जी ही थे। किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है कि मकाफात अमल इस दुनिया की एक अटल हकीकत है जिसे चाहकर भी कोई नहीं जुटला सकता। और वक्त हर शख्स की आंखों के सामने उस वक्त को सच साबित करता है। अपनी ज़िंदगी के मकाफात अमल को बेहतर करने के लिए आज अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक कीजिए, ताकि कल को जब आप बुढ़ापे की उम्र को पहुंचेंगे तो एक अच्छा मकाफात अमल जैसा आपने अपने वालिदैन के साथ किया होगा वो आपका मुंतज़र होगा। क्योंकि कोई याद रखे या ना रखे, वक्त कभी नहीं भूलता। और वक्त की खासियत है कि ये औलाद की हाथों लिखी गई तहरीर जो ये अपने वालिदैन के साथ करते हैं वही इनकी औलाद इनके साथ करेगी। इसी को ही मकाफात अमल कहते हैं, जो कि एक अटल हकीकत है। और कोई किसी भूल में ना रहे कि वो अपने किए गए बुरे अमाल से बच पाएगा।